हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि कोरोना वायरस के चलते आपके कॉलेज अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, जिसके मद्देनज़र श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों, इसी चरण में हम आज आपके बीएससी सेकेंड ईयर और जो इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर का एक जो कंबाइंड टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बच्चों, उस टॉपिक का नाम है, जो बुक आपकी वो है कन्वर्जेंस थ्योरी, जिसे आप कहते हो अभिसरण सिद्धांत। बच्चों, ये जो बुक है वो आपके बीएससी सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर की एक कंबाइंड बुक है। तो बच्चों, इसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सीक्वेंस, जिसे हम कहते हैं अनुक्रम। आज बच्चों हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है सीक्वेंस, जिसे हम कहते हैं अनुक्रम। तो यदि आपको याद हो तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। कंप्लीट टॉपिक में नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन अनुक्रम होता क्या है, इससे रिलेटेड कुछ तरीके की जो जानकारी है वो आपकी 11th क्लास में पढ़ी हुई है, जो आपको इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। भी अनुक्रम क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है सब। तो हम क्या लिखते हैं, अनुक्रम एक फलन होता है जो प्राकृत संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित होता है। तो बच्चों, इस सबसे पहले हमने लिखी इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए कि अनुक्रम एक फलन होता है जो प्राकृत संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित होता है। यानी बच्चों, अनुक्रम जो है, जो आपका सीक्वेंस है, वो कोई विशेष चीज नहीं है, एक तरीके का फलन है जो कहां से कहां परिभाषित होता है, n to r। अब आप कहोगे सर इसके फलन का कोई एग्जाम्पल या इस तरीके की क्या क्या चीज़ें बनी। तो बच्चों, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं आपको दूंगा वो है, आपने जो 11th क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ी हैं, एपी, जीपी एंड एचपी। अब बात समझ आई भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एपी है, जीपी है और एचपी। यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी। ये तीनों टॉपिक आपके अच्छी तरीके से 11th क्लास में पढ़े हुए हैं और ये एक तरीके से अनुक्रम ही है। अब आप कहोगे सर कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि जो an का फॉर्मूला होता था वो आप लिखते थे a + n - 1 × d। एपी के अंदर यही लिखा है या नहीं लिखा है। और आप यहाँ पे n की वैल्यू अगर आपको याद हो तो एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आपने यहाँ पे n की वैल्यू क्या यूज की थी। तो आपका जवाब क्या होगा कि n यहाँ पे हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर। बताइए बच्चों, होता है या नहीं होता। n हमेशा यहाँ पे क्या होता है, n आपका नेचुरल नंबर होता है। और जो an होता है वो कोई फिक्स वैल्यू होती है क्या, वो तो कुछ भी पॉसिबल है। an आपने देखा होगा, आपने देखो 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है भी। जो an होता है वो क्या होता है, पॉइंटों में भी वैल्यू हो सकती है और रूट के अंदर भी पॉसिबल है। फ्रैक्शन यानी जो परिमेय संख्याएं हैं वो भी पॉसिबल है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। तो एक तरीके से जो आपकी एपी है उसको मैं एक फलन n to r मान सकता हूँ या नहीं मान सकता हूँ, मान सकता हूँ ना। तो एक तरीके से ये आपका अनुक्रम ही हुआ।
जीपी है, तो जीपी में आपने जो nth टर्म है वो क्या पढ़ी है, ए आर की पावर n माइनस 1। ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है, आर आपका कॉमन रेशियो होता है। और जब आप यहाँ पे n की, जैसे आर ए और आर फिक्स होते हैं, आपको पता है भी कोई भी आप जीपी लोगे वहाँ पे ए और आर चेंज होते हैं क्या, नहीं होते। वहाँ पे दो वैल्यू चेंज होते रहते हैं, एक तो टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म अलग होगी, सेकंड टर्म अलग होगी, थर्ड टर्म अलग होगी, या एन भी जैसे फर्स्ट कोई टर्म है, दो अलग अलग मैं टर्म दे दूँ तो उनके लिए एन की वैल्यू डिफरेंस होगी, लेकिन ए और आर अलग अलग नहीं होते। तो ये दोनों तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आपके वेरिएबल है। तो एन आप यहाँ पे हमेशा क्या लेते हो, एन नेचुरल नंबर ही तो लिए हैं, अलग कोई थोड़ी ना लिया है हमने। और ए एन ये कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा बताइए, अनुक्रम समझ आया या नहीं आया। अनुक्रम क्या होता है कि बच्चों, अनुक्रम एक तरीके का एक फलन है जो नेचुरल नंबर से वास्तविक संख्याओं के अंदर परिभाषित है। अर्थात ये हो जाएगा, यदि किसी फलन का जो डोमेन यानी वो हो नेचुरल नंबर और जो उसकी जो रेंज है वो कुछ ऐसी हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि वो सीक्वेंस होगा, अर्थात अनुक्रम होगा। अब बात आती है ये कि क्या एपी, जीपी और एचपी ही अनुक्रम है, क्या इनके अलावा और नहीं हो सकते। भाई यदि एपी, जीपी, एचपी ही अनुक्रम है तो वो तो आपके पढ़े हुए हैं। तो अनुक्रम अलग तरीके के पॉसिबल हैं, क्या क्या हो सकते हैं, इनको कैसे डिनोट किया जाता है, वो अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें अब आगे तो इतनी बात समझ आई या नहीं आई कि अनुक्रम की मैंने डेफिनेशन बताई कि अनुक्रम एक फलन होता है जो नेचुरल नंबर से वास्तविक संख्याओं के ऊपर परिभाषित होगा। इसके बाद हमने इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम्पल एपी, जीपी, एचपी, ये ही एग्जाम्पल मैंने क्यों दिए, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये टॉपिक आपके 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। ये तो नहीं कह सकता भी आपके कंप्लीटली तैयार हो, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये टॉपिक कुछ हद तक आप लोगों के याद होंगे। हाँ, बाकी इससे रिलेटेड हम कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो वो देखिए अब आप। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ फलन लिख के बताता हूँ। ये देखो आप, एफ एक्स इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर ले लीजिए या एक्स माइनस 1 ले लूँ, या चलो हम आप फ्रैक्शन ले लेते हैं, 2x अपॉन एक्स प्लस 1 ले लिया, ऐसा एक बार ये ले लो, या x माइनस 1 अपॉन एक्स ले लो, या रूट एक्स ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो, जैसे यहाँ पे मैं अगर x बिलोंग n हो, x बिलोंग n हो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं x की वैल्यू अगर 1 पुट करूँगा, 2, 3 एंड 4, एक बार से समझाने के लिए हम इतनी वैल्यू काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 16, ठीक है। और x माइनस 1 0, 1, 2, 3, अब यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5। तो कोई स्टूडेंट के अगर माइंड में ये बात आए कि क्या ये नेगेटिव हो सकते हैं, तो बच्चों नेगेटिव में क्या है, यहाँ पे अगर यदि नेगेटिव साइन लग जाए तो नेगेटिव में भी आ सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रखूँगा तो क्या आएगा 0, 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, ये क्या आएगा रूट 1, 1 ही होता है, रूट 2, रूट 3, रूट 4 क्या होता है आपका 2। अब आप देखिए भाई, मैंने जो एपीजीपी एग्जाम्पल दिए थे, इनके अलावा भी सीक्वेंस बहुत होते हैं, क्योंकि फलन तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे ये फलन है एक तरीके का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख लो, ऑल टोटल रियल नंबर ही है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अब बताइए बच्चों, आपके सीक्वेंस क्या होता है, इतनी बात समझ आई या नहीं आई। सिर्फ सीक्वेंस क्या होता है, इतनी बात समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप देख सकते हो आराम से कि हमें क्या करना है भी, एफ एक्स इक्वल टू, यानी कोई फलन दिया हुआ होगा और उसका जो डोमेन है वो आपका n होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर n की जो डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो वैल्यू अगर रियल नंबर आ रही है तब तो वो सीक्वेंस है, नहीं आ रही तो सीक्वेंस नहीं होता। हाँ, बस एक खासियत आप याद रखोगे, डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होता है। इसलिए बच्चों जो सीक्वेंस होते हैं उसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के, हम कितने भी सीक्वेंस बना सकते हैं,
ठीक है, इसके अलग अलग प्रकार से कितने भी सीक्वेंस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ fn इक्वल टू साइन n पाई बाई 3 लिख दूँ, चलो ठीक है। अब अगर n बिलोंग टू n हो जाए तो वहाँ पे देखो, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, और है तो रियल नंबर। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस है वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बस खासियत क्या होगी कि इसका जो डोमेन होता है आपका वो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो सीक्वेंस क्या होता है वो क्लियर हुआ होगा भी, इसकी जो डेफिनेशन है वो समझ आई होगी, इसके जो पार्ट हैं भी जो किस तरीके के हो सकते हैं वो मैंने बता दिए भी, और सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। आपका जो एपी है, जीपी है, एचपी जो आपके पढ़े हुए हैं वो सब एक तरीके के सीक्वेंस हैं। हाँ, वो उनकी कुछ खासियत होती है। खासियत क्या होती है, जैसे आपको पता है भाई एपी है तो उनका डिफरेंस इक्वल होगा, जीपी है तो उनका जो कॉमन रेशियो है वो इक्वल होगा, और एचपी है तो एपी ही है लेकिन उनके जो टर्म है वो क्या हो गए, रिवर्स, उनका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस क्या होता है और इसके टाइप कैसे होते हैं। आगे देखिए फिर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि सीक्वेंस को आप हमेशा इस तरीके से लिखते हो, सीक्वेंस को आप हमेशा इस तरीके से लिखोगे जहां n आपके टर्म को बता रहे हैं भाई, n की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, 2 होती है सेकेंड टर्म, 3 होती है थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। बात समझ आएगी या कोई डाउट है? सिंपल सी बात है बच्चों, सीक्वेंस को हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और इनको ऐसे लिखा जाता है। हाँ, बस एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो सारे टर्म है वो किसी न किसी रूल के थ्रू आपस में जुड़े हुए होंगे। जैसे एक्स एन की वैल्यू ये हो जाए n डिवाइड बाई n प्लस 1, तो ये रूल n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इनको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, और ये वैल्यू क्या है इनकी x1, x2, x3, x4, ये इसकी टर्म है। जैसे क्योंकि आप जानते हो भाई इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर होता है। जब आप n की जगह 1 पुट करोगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म, एंड 4 पुट किया तो फोर्थ टर्म। इस तरीके से आप इसकी nth टर्म तक फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस समझ आ गया, इस तरीके से लिखा जाएगा। हाँ, अगर कोई और सीक्वेंस है तो उसको आप yn लिख दीजिए, और है तो zn लिख दीजिए, यानी अनुक्रम को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अनुक्रम सीक्वेंस। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाइप ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो उसको देखिए। टाइप ऑफ सीक्वेंस यानी अनुक्रम के प्रकार। टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या होंगे, तो सबसे पहले कांस्टेंट सीक्वेंस। जो फर्स्ट टाइप है इसका वो क्या होगा बच्चों, आपका कांस्टेंट सीक्वेंस। अब आपको इस नाम पे ही फोकस कर लो, आपको डेफिनेशन कवर हो जाएगी। कांस्टेंट, आपने बच्चों कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल कुछ वैसा ही ये होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने xn इक्वल टू 2 रख दिया, तो अब आप जानते हो चाहे n की वैल्यू मैं कितनी भी पुट करूं, 1, 2,
3, 4 या एक्सेट्रा, तो जो सारी टर्म वो क्या आएंगी, कुछ ऐसी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को मैं अगर ऐसे लिख दूँ, x1 इक्वल x2 इक्वल x3 इक्वल x4 एंड्स ऑन xn, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो कांस्टेंट टर्म की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो यदि किसी सीक्वेंस के सारे टर्म इक्वल हो जाएं, सारे पद क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। बात समझ में आ गई बच्चों? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, उनके सारे टर्म इक्वल हैं, जैसे ये है, यदि सारे पद बराबर हों अर्थात x1 इक्वल x2 इक्वल x3 इक्वल x4 एंड्स ऑन xn, यदि ये कंडीशन हो तो हम क्या बोलेंगे कि दी गई सीक्वेंस क्या है कि कांस्टेंट सीक्वेंस है। बात समझ आ गई? सेकंड है आइडेंटिटी सीक्वेंस। आइडेंटिटी सीक्वेंस क्या होगी, थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डालते हैं एक बार। आइडेंटिटी सीक्वेंस बच्चों, चलो इसको समझने से पहले थोड़ा सा सोचिए आप, क्या आपने आइडेंटिटी वर्ड कहीं सुने? फंक्शन के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मत चले जाना, मेरे को भी पता आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है, ठीक है। आइडेंटिटी वर्ड बहुत जगह सुना होगा, लेकिन अगर आपको भैया आपको डेफिनेशन याद हो तो हमने कुछ ऐसी डेफिनेशन लिखी है इसकी। तो हमारी जो सारी चर्चा है बच्चों वो फंक्शन के ऊपर है, तो हमें फंक्शन के ऊपर ही फोकस रखना है अपना। तो फंक्शन जो आइडेंटिटी फंक्शन है आपने सुने, तो हो सकता है अगर आपको याद हो तो मैं बता देता हूँ। कुछ इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होता, इसको एक तरीके से y इक्वल टू x। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे बच्चों अर्थात पहली टर्म 1 होनी चाहिए, दूसरी कुछ ऐसे, इस टाइप का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा आपका आइडेंटिटी, अर्थात इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी xn इक्वल टू n। बात समझ आई? जैसे fx इक्वल टू x होगा तो xn इक्वल टू क्या होगा n, ठीक है बच्चों। यहाँ पे xn क्या बता रहा है, मैं रिपीट बता देता हूँ। xn, हाँ मैंने आपको सीक्वेंस ये बताया था, ये क्या है, एक इकट्ठी पूरी इस लाइन को बता रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाली को। xn इसकी nth टर्म को बता रहे हैं सीक्वेंस की, यानी nth टर्म क्या होगी। जैसे आप an को नहीं डिनोट करते थे AP में या GP में an को, तो वो सारी बात वही है, ठीक है। तो जब आप n की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, 2 पुट किया तो 2, 3 पुट किया 3, इस तरीके से आप nth टर्म तक आओगे। तो जो xn इक्वल टू n टाइप का सीक्वेंस है बच्चों, वो आपका क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी सीक्वेंस, या इसको आप हिंदी में तत्समक अनुक्रम कहते हो, ठीक है। कांस्टेंट आप जानते हो, अचर अनुक्रम। जो थर्ड टाइप इसका होता है वो होता है समान अनुक्रम, सॉरी इसको इक्वल सीक्वेंस कहते हैं हम, या जिसे आप कहते हो समान अनुक्रम। समान अनुक्रम क्या होता है बच्चों, वर्डिंग से ही कवर हो रहा है। इक्वल सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग तरीके के अनुक्रम है, यदि उनके nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इक्वल आ जाएं, यानी यदि दोनों सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो इक्वल हो, फॉर एग्जाम्पल xn इक्वल टू yn। nth टर्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ nवां पद इक्वल हो, यानी फर्स्ट टर्म भी इक्वल हो, सेकंड भी इक्वल हो, थर्ड भी इक्वल हो, फोर्थ भी इक्वल हो, तो उस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, इक्वल सीक्वेंस। क्लियर हुआ? अब बच्चों यहाँ पे आप याद रखोगे सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने सेट पढ़ा है भाई, जब आप किसी फलन का रेंज और डोमेन लिखते थे तो आपने ये पढ़ा है 11वीं क्लास में कि उनके ऑर्डर को आगे पीछे कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी का रेंज मान लो ये आ रहा है 2, 4, 6, तो यदि आप उसके रेंज को 4, 6, 2 कर दो या तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस एक ऑर्डर को दर्शा रहा है।
ऑर्डर पे बच्चों हमारा फोकस रखना ज़रूरी है, आगे पीछे नहीं करना, एक एक छोटे से छोटे कंसेप्ट के ऊपर आपका फोकस ज़रूरी है। इसको बच्चों ये जो सीक्वेंस कन्वर्जेंस थ्योरी है इसमें हमारे समझने का काम बहुत ज़्यादा है, लिखने का काम इतना नहीं होगा क्वेश्चंस के अंदर, क्यों उसके अंदर जो बारीकी है, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यदि वो हमारा पक्ष स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाएगा। बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है, तो इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, रटने की मत करो। एक एक टॉपिक आपका मैं कवर करवाऊंगा यहाँ पर, बस आपका काम यही है कि उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका जो फोकस है वो बढ़िया तरीके से हो, यानी उसके ऊपर मजबूती से आपकी पकड़ होनी चाहिए, उससे रिलेटेड एक एक बातें आपको याद होनी चाहिए। तो बच्चों इसी के अंदर हम छोटा सा एक टॉपिक और आज उसको और पढ़ते हैं। अब हम मोनोटोनिसिटी ऑफ ए सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है वो देखिए। ऑफ सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं एक दिष्ट। इस वर्ड का आगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज होगा, जो क्योंकि जो मेन वर्ड है ना इसका विसरण कन्वर्जेंस, यहाँ पे मोनोटोनिसिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। यानी इस वर्ड को देखने के लिए अगर ये पता चल जाए तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा वो भी कन्वर्जेंस है या नहीं है। कोई भी सीक्वेंस के जब हम कन्वर्जेंसी चेक करेंगे वहाँ पे मोनोटोनिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज है। अब बच्चों मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये है आपसे कि क्या आपको याद है ये आपने कहाँ पढ़ा है? थोड़ा सा माइंड पे जोर डालिए और सोचिए कि क्या ये टॉपिक आपको याद है, आपने कहाँ पढ़ा है। यदि इतनी चीज़ आपको याद है तो ये डेफिनेशन बहुत ईजी है, एकदिष्ट मोनोटोनिक। तो बच्चों मेरा जवाब ये कि आपने 12th क्लास के अंदर ये पढ़ा है, ये टॉपिक आपका 12th क्लास में था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, याद है, वर्धमान ह्रासमान। तो बस वही है। तो इसके अंदर दो चीज़ें पढ़नी है हमें, इंक्रीजिंग एंड, इसमें तो ज़्यादा डेफिनेशन पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बस ये एक डेफिनेशन याद लिखिए। ये दो, अगर ये आप दो वर्ड याद रख लेते हो तो मान के चलो ये टॉपिक कवर है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होगा, हमें एक एक टर्म को देखने की जरूरत नहीं है, हम nth टर्म के ऊपर फोकस करेंगे कि यदि किसी सीक्वेंस की n+1 जो टर्म है यदि वो इसकी nth टर्म से ग्रेटर है, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान। और यदि किसी अनुक्रम की n+1 जो टर्म है वो nth टर्म से लेस है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान। अपने फंक्शन के बारे में पढ़ा है और अनुक्रम एक तरीके का फंक्शन ही है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा सीक्वेंस है n(n+1), क्या ये वर्धमान है या ह्रासमान देखकर जज नहीं करना है। आपको मैं एक चीज़ बच्चों बोल देता हूँ, इसके अंदर सिर्फ देखकर, आपको ये देखने पे लगेगा, देखने पे कुछ लगेगा, एग्जैक्टली होता कुछ और है। आपको सोल्व करना है, देखकर सीधा आंसर नहीं देना है, वरना डाउट कहीं ना कहीं रहेगा, कहीं ना कहीं गलती होने के चांस रहेंगे। तो जैसे देखो इसकी nth टर्म अगर मैं ये मान लूँ तो n+1 टर्म क्या होगी, कुछ यही हो जाएगी ना। भाई मैंने क्या किया, n की जगह n+1, अब मुझे चेक करना है तो मैं ये लेकर चलता हूँ और इसमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करूँ। यदि n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं क्या लिखूँगा, n/n+1 इज ग्रेटर इक्वल, सॉरी n+1 आएगा बेटा, n/n+1। अब मैं इनका जब मतलब बोथ साइड n+1 से मल्टीप्लाई करूँ और n+2 से, तो ये हो जाएगा n+1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन n+2। मल्टीप्लाई कर सकता हूँ भाई, कहीं माइंड में ऐसा आप बोथ साइड मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टर्म है तो बीच के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा n² + 2n+1 इज ग्रेटर देन n² + 2n। तो अगर मैं दोनों को कैंसिल कर दूं तो 1 ग्रेटर देन 0, ये बात सही है या नहीं है, ये बात सही है या नहीं है, है। तो ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब आप समझना हो तो आप वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे मैं बता देता हूँ, इनकी वैल्यू 1 पुट कराऊँ, 1/2
ये होगा 2/3, 3/4, तो इसकी पॉइंट में वैल्यू क्या होगी 0.5, ये 0.66, 0.75, तो यहाँ से बच्चों आपको कवर हो जाएगा, ठीक है, यानी जो पर टर्म है वो ग्रेटर है। इतनी बात समझ आई। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अभी सीक्वेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल है, यानी किस टाइप का होता है वो हमने देखा भी, हमने एग्जांपल लिए इसके अलग अलग। इसके बाद हमने इसके रिप्रेजेंटेशन को देखा भी, दर्शाया कैसे जाता है, किस तरीके टाइप क्या क्या होंगे इसके, और जो मोनोटोनिसिटी है वो आज का हमारा मेन टॉपिक माना जाएगा, क्योंकि ये चीज़ अगर हमें पता हो तो हमें कन्वर्जेंसी जो चेक करनी होगी कोई भी सीक्वेंस की वो इजीली चेक की जा सकती है। अब कन्वर्जेंसी क्या है वो नेक्स्ट के 2-3 लेक्चर में आपके आगे आ जाएगी। बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम आपका जो इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इतने टॉपिक को आराम से समझिए, तैयार कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।